दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड के बारे में। ये एक स्मॉल कैप फंड है, यानी कि ये जो अपना मेजर पैसा है ये टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी की कंपनीज हैं उनमें लगाता है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज में मेजर पैसा ये फंड अपना लगा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे इसने कहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, रिटर्न कैसी दी है इसने, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों जैसे कि हमने अभी बात की थी, ये एक स्मॉल कैप फंड है, यानी कि ये टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज होती है उसमें अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात कर लें तो बीएससी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। टोटल कंपनीज की बात कर लें तो टोटल 78 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में मौजूद है। वहीं दोस्तों इसकी लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2014 में ये फंड लॉन्च हुआ था। फंड मैनेजर पे अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर वेणुगोपाल इस फंड को सिंस दिसंबर 2019 हैंडल कर रहे हैं, और उसके साथ मिस्टर विहंग जी भी इसको दिसंबर 2019 से ही हैंडल कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है अगर आप फंड मैनेजर के एंगल से यहाँ पर देखते हैं। सिर्फ 2-2.5 साल पुराने ही फंड मैनेजर हैं, तो ये चीज़ मुझे नेगेटिव लगती है किसी भी फंड के लिए। अच्छा लगता है कि अगर एक फंड के साथ लंबे टाइम से 8-10 सालों से सेम फंड मैनेजर जुड़े हो तो एक ज़्यादा बेटर कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर का ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हुए। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर फंड साइज की बात कर लें तो 7,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड साइज अभी ये फंड हैंडल कर रहा है। उसके साथ साथ अगर हम इसकी यहाँ पर मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करते हैं तो लार्ज कैप कंपनीज में ये कोई पैसा अपना नहीं लगा रहा है। मिड कैप कंपनीज में काफ़ी अच्छा खासा एलोकेशन है, 51% के आसपास। वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में 47% एलोकेशन है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप का अच्छा मिक्सचर करके चल रहा है। वहीं दोस्तों एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.74% एक्सपेंस रेशो है। कैटेगरी एवरेज जैसी ही एक्सपेंस रेशो यहाँ पर दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं बोलूंगा यहाँ पर मैं इसको, काफ़ी रीजनेबल एक्सपेंस रेशो ये इन्वेस्टर से अभी चार्ज कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम एग्जिट लोड पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो 10% तक पैसे पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। 10% से ज़्यादा पैसा अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड आपको देना होगा। 1 साल के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज पे बात कर लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 27.15 है, शार्प रेशो 0.68 है और टर्नओवर रेशो 16% की है। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 14.38 है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे इसकी रिटर्न होने वाली है। शार्प रेशो की बात करें तो शार्प रेशो बताता है कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पाता है। तो यहाँ पर रिस्क ये एडजस्टेड रिटर्न काफ़ी कम दे पा रहा है। शार्प रेशो जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी होती है, और इसकी शार्प रेशो लगभग आधी है अगर आप इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करेंगे। आसपास भी इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशो नहीं दिख रही है, यानी कि रिस्क रेशोज इसकी काफ़ी बुरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। टर्नओवर रेशो की दोस्तों बात करें तो टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज़्यादा बाय और सेल कर रहा है सिक्योरिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में। कम टर्नओवर रेशो अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये एक बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी दिखाती है किसी भी फंड की। तो टर्नओवर रेशो के मामले में ये फंड अच्छा दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात कर लें तो सेक्टर वाइज एलोकेशन में सबसे ज़्यादा इसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पैसा लगाया हुआ है 18.5%, देन आ गया इंजीनियरिंग सेक्टर, मेटल, टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल सेक्टर। तो लगभग आप देखेंगे एक जैसी ही एलोकेशन है, लेकिन इन 5 सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होकर ये फंड चल रहा है। 50-60% से ज़्यादा की एलोकेशन इसने इन 5 सेक्टर में की हुई है। तो थोड़ा ये रिस्की हो जाता है अगर आप एक स्मॉल कैप फंड के एंगल से देखेंगे और 60% पैसा आप एक सेक्टर में लगा रहे हैं जिसमें से 19% पैसा सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, तो थोड़ा स्लाइटली रिस्की इसको आप मान सकते हैं। कंपनीज पे दोस्तों बात कर लें तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इसने केपीआर मिल्स में किया हुआ है 7% के आसपास। उसके अलावा ग्रिंडवेल नॉर्टन में इसने 3.6%, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, बलरामपुर चीनी मिल्स जैसी कंपनीज आपको देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज को यहाँ पर देखेंगे तो स्लाइटली ज़्यादा रिस्की कंपनीज और ज़्यादा रिस्की सेक्टर्स में ये पैसा लगा रहा है, और इसने सबसे ज़्यादा पैसा 7% के आसपास पैसा सिर्फ एक कंपनी में लगाया
लगाया हुआ है केपीआर मिल्स में। दोस्तों जनरली जितने भी मैं स्मॉल कैप फंड्स का रिव्यू करता हूँ, जो एक मुझे अच्छी चीज़ किसी भी स्मॉल कैप फंड में लगती है कि वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में 4-5% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं, ताकि वो अपना रिस्क मैनेज कर पाएँ। ये कंपनी थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले रही है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज़्यादा रिलाई करके चल रही है। 7% पैसा यहाँ पर एक कंपनी पे लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये फंड विद इन स्मॉल कैप फंड ज़्यादा रिस्की फंड दिख रहा है अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो। रिटर्न्स की दोस्तों अगर हम इसकी बात कर लें, तो अगर आपने 10,000 रुपये से शुरुआत की होती इस फंड में 5 साल पहले, तो वो पैसा इस फंड ने आपका 28,000 के आसपास बना दिया है, यानी कि 23% की रिटर्न। एक साल में वो पैसा आपका इसने 79% की रिटर्न दे दी है। 10,000 आपके लगाए हुए इस फंड ने 17,000 के आसपास कर दिए हैं। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि अप्रैल 2014 में ही 10,000 रुपये लगा के छोड़ दिए होते, तो वो पैसा इस फंड ने आपका 50,000 के आसपास कर दिया है। तो 5 सालों में और 8-9 सालों में इस फंड ने लगभग आपको 23% के आसपास की रिटर्न जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों अगर आप इसकी एसआईपी पे रिटर्न पे बात करें, तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से शुरुआत की होती इसमें, 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी लगभग डबल कर दी है। 1,20,000 के आसपास वो लागत आपकी बना दी है। 27% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है। 3 सालों में 47% की रिटर्न है। 2 सालों में भी देखते हैं तो आप अच्छी खासी रिटर्न इसने जनरेट की है। तो रिटर्न वाइज अगर आप देखते हैं 23% की रिटर्न वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, 27% की रिटर्न इसने एसआईपी पे दी है। तो रिटर्न वाइज अच्छा दिख रहा है, लेकिन विद इन स्मॉल कैप कंपनीज, विद इन स्मॉल कैप फंड्स ये ज़्यादा रिस्क लेने वाला फंड दिख रहा है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, बेंचमार्क से रिटर्न कंपेयर करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। किसी फंड की बेंचमार्क रिटर्न को कंपेयर करके हमें ये पता चल जाता है कि भाई वो हमें एक्स्ट्रा रिटर्न कितनी जनरेट करके दे रहा है। अब अगर हम इस फंड को कंपेयर करते हैं इसके बेंचमार्क से, तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि 79% की रिटर्न इस फंड ने एक साल में जनरेट करके दी है। वहीं इसके बेंचमार्क ने सिर्फ 57% की रिटर्न दी थी, यानी कि एक साल में इसने 22% ज़्यादा रिटर्न अपने बेंचमार्क से जनरेट की है। 2 साल और 3 साल में अगर आप देखते हैं तो लगभग सेम रिटर्न इसने अपने बेंचमार्क वाली ही रिटर्न आपको जनरेट करके दी है। 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो इस फंड ने 23% की रिटर्न दी है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 17% की। तो दोस्तों यानी कि ये जो फंड है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। ये तो पिछले 1 साल में इसने अच्छी रिटर्न जनरेट कर दी है, इसलिए वो 2, 3 और 5 सालों में जो इसकी रिटर्न है वो बहुत अच्छी दिख रही है। तो यानी कि थोड़ा इनकंसिस्टेंट फंड है जो ज़्यादा रिस्क ले रहा है। ज़्यादा रिस्क लेने की वजह से वो इनकंसिस्टेंसी इसकी परफॉर्मेंस पे आ रही है। अब दोस्तों बात आती है एंड में कि क्या आपको इस फंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इस फंड को अवॉइड करना चाहिए। इससे बेटर फंड्स है, या तो वो रिस्क इतना लेकर और भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, या फिर वो इतनी रिटर्न के लिए कम रिस्क ले रहे हैं। तो ये फंड उन पैरामीटर्स पे एक नए इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर आप इस फंड में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, तो मैं यहाँ पर आपको यही बोलूंगा, इस फंड के बारे में आपने समझ लिया है, ये ज़्यादा रिस्क ले रहा है विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी। तो अगर आप उस चीज़ से कंफर्टेबल हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि रिटर्न इसकी ठीक ठाक दिख रही है। और अगर आप कम रिस्क लेने वाले स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड से निकल भी सकते हैं। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी फंड से निकलने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।